स्टूडेंट्स, हमने बहुत सारे टॉपिक्स अभी शुरू किए हैं शॉर्ट में कैसे नोट्स बनाने हैं ताकि एग्जाम्स में आपको बहुत अच्छे से होंगे। उसी लाइन में हम लोग आज इवोल्यूशन और स्कूल्स ऑफ साइकोलॉजी हम लोग करने वाले हैं। मे बी आपको देख के लग रहा होगा कि बड़े छोटे छोटे लिखे हुए हैं, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है, नोट्स अच्छे नहीं हैं। तो मैं आपको बता दूं कि आज का वीडियो मैं बना रही हूँ सिर्फ आपको एक इंसाइट देने के लिए कि आप भी ऐसे ही नोट्स बना के या तो बड़े से चार्ट पेपर पे और अपने रूम में लगा सकते हैं या डायरी में बना सकते हैं या वाइट पेज पे बना सकते हैं, ताकि आपके सारे स्कूल्स ऑफ साइकोलॉजी जो कि डेफिनेटली क्वेश्चंस होते हैं सारे एग्जाम्स में, आप चाहे 11th क्लास से लेकर के और आईएएस के एग्जाम तक, तो डेफिनेटली एक इंसाइट आपको देने के लिए मैंने एक छोटा सा बनाया है। आप इसको देख करके अपने हैंडराइटिंग में और भी नोट्स ऐड करके आप अच्छे से बना सकते हैं। मैंने इसलिए बनाया था क्योंकि मुझे एक पेज में सारा, ताकि मैं एक बार में एक ग्लांस में सारे स्कूल्स को रिवाइज कर पाऊँ। तो चलिए मैं वही शेयर कर रही हूँ आपसे। तो सबसे पहले स्कूल्स ऑफ साइकोलॉजी में, अच्छा एक और बात बता दूं, देयर आर स्ट्रेंथ्स एंड वीकनेसेस ऑफ ईच अप्रोच। हर अप्रोच जो है, हर स्कूल जो है, हर थॉट जो है साइकोलॉजी का, वो उसमें कुछ अच्छाइयाँ भी हैं और बुराइयाँ भी हैं। तो चलिए एक एक करके देखते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं फंक्शनलिज्म। तो फंक्शनलिज्म जो है वो सबसे पहले विलियम जेम्स, इन्होंने कैम्ब्रिज में लैब, साइकोलॉजिकल लैब स्टैब्लिश किया था और इनको फादर ऑफ अमेरिकन साइकोलॉजी भी बोला जाता है। सो विलियम जेम्स established lab in Cambridge to study human mind, how behavior functions in making people deal with their environment। मतलब कैसे ह्यूमन माइंड जो है वो इन्वायरमेंट से इंटरेक्शन को उन्होंने बहुत तवज्जो दी। उसके बाद इसी में आते हैं जॉन डीवे, जिन्होंने कहा कि ह्यूमन बीइंग सीक्स टू फंक्शन इफेक्टिवली बाय अडॉप्टिंग देयर इन्वायरमेंट। तो ह्यूमन बीइंग्स जो हैं वो जब तक कि इन्वायरमेंट में इफेक्टिवली जैसे जैसे एडजस्ट करते हैं वैसे ही उनका जो बिहेवियर है वो गाइड होता है। सो हैबिट्स आर फंक्शंस ऑफ नर्वस सिस्टम। इन्होंने बायोलॉजिकल अप्रोच को बहुत महत्ता दी और उन्होंने नर्वस सिस्टम को कहा कि हैबिट्स जो है नर्वस सिस्टम के फंक्शंस पे डिपेंड करते हैं। तो ये फंक्शनलिज्म पे आ गया, इसको आप डिटेल में आगे पढ़ सकते हैं। तो शॉर्ट में आपको याद रखना है विलियम जेम्स, जॉन डीवे। ओके, नाउ स्ट्रक्चरलिज्म के बारे में थोड़ा हम जानते हैं। ये वुंट एंड टिचनर, ये साइकोलॉजिस्ट ने इसको बहुत इस पर काम किया। दे सेटल्ड फर्स्ट लेबोरेटरी इन 1879 लिप्जिग जर्मनी। ये जरूर बहुत बार एग्जाम में आता है कि 1879 में फर्स्ट साइकोलॉजिकल लेबोरेटरी विलियम वुंट ने किया था लिप्जिग में एस्टैब्लिश, एंड ही ट्राइड टू प्रोवाइड अ सिस्टमैटिक स्टडी ऑफ माइंड थ्रू इट्स स्ट्रक्चर। ओके, माइंड के स्टडी जो है, सिस्टमैटिक स्टडी के बारे में उन्होंने कहा, लेकिन स्ट्रक्चर के को जानते हुए। अब स्ट्रक्चर क्या था? दे आर बेसिक यूनिट्स ऑफ कॉन्शियसनेस और एक्सपीरियंसेस अलोंग विद कॉम्बिनेशन इन विच दे ऑकर। ओके, तो जो भी आप बिहेव कर रहे हैं, एक्सपीरियंस कर रहे हैं, और उसके सबके कॉम्बिनेशन को आप कैसे बिहेव कर रहे हैं, उसके कॉम्बिनेशंस को, सारे बिहेवियर के, उसको स्ट्रक्चर को, उसी को यूनिट्स को स्ट्रक्चर बोला गया। और वुंट और टिचनर जो है इन्होंने काफ़ी काम किया, बट दिस अल्टीमेटली फेल्ड टू प्रोवाइड ऑब्जेक्टिव एंड रिलायबल इंफॉर्मेशन फॉर ऑब्जेक्टिव एंड साइंटिफिक स्टडी। ओके, अब इसमें जो है बहुत सारे साइंटिफिक स्टडी करने लायक नहीं है, क्योंकि अब कोई दूसरा वॉच कर रहा है और वो अपने मन से भी बहुत कुछ प्रोवाइड कर देगा, सब्जेक्टिविटी आ जाएगी और स्ट्रक्चर को पढ़ना बहुत मुश्किल हो जाएगा। ओके, तो इसीलिए फेल इसको माना जाता है इवोल्यूशन ऑफ साइकोलॉजी में। अब आते हैं एक और कॉग्निटिव पर्सपेक्टिव, थोड़ा इसी से रिलेटेड है, क्योंकि स्ट्रक्चरलिज्म में ही जिस गेस्टाल्ट साइकोलॉजी और कॉग्निटिव साइकोलॉजी इन्वॉल्व है, उसी से इन्वॉल्व हुए हैं सॉरी। तो अब कॉग्निटिव पर्सपेक्टिव क्या है? एस्पेक्ट्स ऑफ गेस्टाल्ट अप्रोच एंड स्ट्रक्चरलिज्म। ओके, so it led to the development of cognitive perspective.
सो इसमें क्या है कि माइंड अकॉर्डिंग टू दिस व्यू इज लाइक अ कंप्यूटर and it receives, processes, transforms, stores and retrieves information. तो माइंड को इन्होंने कंप्यूटर की जैसा माना है, और वो जैसे कि कंप्यूटर रिसीव करता है इंफॉर्मेशन, प्रोसेसिंग यूनिट होती है, और ट्रांसफॉर्म्स करते हैं इंफॉर्मेशन को, स्टोर करते हैं, और जब ज़रूरत पड़ती है उसको रिट्राइव करते हैं। जो वैसे ही कॉग्निटिव पर्सपेक्टिव बोलता है कि हमारा माइंड एक कंप्यूटर है। अब आ जाइए गेस्टाल्ट साइकोलॉजी। सो इनके अनुसार जो है, व्हेन वी लुक एट द वर्ल्ड, आवर परसेप्चुअल एक्सपीरियंस इज मोर देन द सम ऑफ द कंपोनेंट्स ऑफ द परसेप्शन। अब इन्होंने कहा कि जो भी हम परसीव करते हैं, एक्सपीरियंस करते हैं, वो जो है एक चीज़ नहीं है, वो बहुत सारे उसमें कंपोनेंट्स होते हैं। जो आपने याद होगा, लॉ ऑफ क्लोजर, लॉ ऑफ सिमिलैरिटी, और बहुत सारे लॉज आए हैं कि जैसे कि अगर हम कलर्स में भी देखते हैं, फिजिक्स में जो हम रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन देखते हैं, वो भी परसेप्शन ही है। तो क्यूज देखते हैं, और लाइट परसेप्शन, बहुत तरह के परसेप्शंस हमने देखे। तो उन्होंने कहा कि ये जो है एक चीज नहीं है कि हम परसीव कर रहे हो, कि जो हम देख रहे हैं वो सिर्फ परसीव नहीं कर रहे हैं, बल्कि कॉम्बिनेशन है जिसमें आपका ब्रेन कैसे वर्क कर रहा है, आपके नर्वस सिस्टम कैसे वर्क कर रहे हैं, आपके पास्ट एक्सपीरियंस से आप कैसे इन्फ्लुएंस हो रहे हैं, वो सब चीज़ें गेस्टाल्ट साइकोलॉजी डील करती है। और इसमें सिर्फ स्टिमुलस रिस्पॉन्स कनेक्शन नहीं है, जैसे कि बिहेवियरिज्म में है कि स्टिमुलस आया तो रिस्पॉन्स हुआ, नो, बल्कि ये जो है बहुत कंबाइंड कॉम्प्लेक्सिटी, काफ़ी पर्सनैलिटी और ये सब पे भी बहुत काम किया। तो मैक्स वर्दीमेल, लुइनकर्ट, कॉफका, कॉलर, इन्होंने बहुत काम किया, एंड दे यूज टर्म इनसाइट इन ह्यूमन बिहेवियर। इनसाइट जो है उसके बारे में काम किया। अगर इनसाइट जो है बिहेवियरिज्म में नहीं आता, ओके, वो तो स्टिमुलस है, रिस्पॉन्स है। गेस्टाल्ट साइकोलॉजी में इनसाइट सबसे पहले यूज हुआ। अब आइए बिहेवियरिज्म के बारे में, मैं थोड़ा इसको साइकिल को घुमा लेती हूँ। ओके, आप इस तरह के नोट्स बना सकते हैं। ओके, हो सकता है आपको दिखाई ठीक से ना दे रहा हो, बट मैं जैसे बोल रही हूँ आप सुन लीजिए, और इस टाइप से आप अपने नोट्स बना सकते हैं। सो बिहेवियरिज्म जो है वॉटसन 1910 में इन्होंने सबसे पहले इंट्रोड्यूस किया। इन्होंने कहा कि माइंड इज नॉट ऑब्जर्वेबल एंड इंट्रोस्पेक्शन इज सब्जेक्टिव बिकॉज इट कैन नॉट बी वेरीफाइड बाई अनदर ऑब्जर्वर। ये तो सही बात है। उन्होंने कहा कि स्टिमुलस रिस्पॉन्स जो है वो बेसिक चीज़ है, और माइंड को आप ऑब्जर्व नहीं कर सकते हैं, और सब्जेक्टिव हो जाता है। मतलब जो ऑब्जर्व कर रहा है इंसान, वो अपनी लैंग्वेज में, अपने थिंकिंग में, अपने परसेप्शन से इन्फ्लुएंस्ड होता है, दूसरों के बारे में कुछ गलत भी लिख सकता है जो कि एक्चुअल में फैक्ट नहीं है। दूसरा ये ऑब्जर्वर पे डिपेंड करता है। साइकोलॉजी स्टडी ऑफ बिहेवियर और रिस्पॉन्सेज विच कैन बी मेजर्ड एंड स्टडीड ऑब्जेक्टिवली। तो उन्होंने मेन इसी बात पे जोर दिया कि साइकोलॉजी वो स्टडी है जो दिख रहा है, बिहेवियर और रिस्पॉन्सेज, और जिसको हम नाप सकते हैं, और उसकी ऑब्जेक्टिविटी को हम ऑब्जेक्टिवली हम उसको देख सकते हैं। तो स्किनर जो थे, उन्होंने पॉपुलराइज्ड किया बिहेवियरिज्म को। अब बहुत ही इम्पॉर्टेंट और बहुत ही मशहूर जो बोलते हैं, दैट इज साइको एनालिसिस। साइको एनालिसिस जो स्कूल ऑफ थॉट है, सिगमंड फ्रॉयड ने किया था। इन्होंने कहा था कि ह्यूमन बिहेवियर इज डायनामिक मैनिफेस्टेशन ऑफ अनकॉशियस डिजायर्स एंड कॉन्फ्लिक्ट्स। अब इसमें बात आ जाती है अनकॉशियस डिजायर, जो हमारे, जिसको हिंदी में बोलते हैं अचेतन अवस्था, जो अंदर छुपी हुई हैं, कॉन्फ्लिक्ट्स, हम क्यों बिहेवियर कर रहे हैं, वो सारी चीजें उन्होंने अनकॉशियस पर ही डाल दी। और साइको एनालिसिस उन्होंने टर्म यूज किया, जो कि सिस्टम है एक क्योर साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर्स को, जिसमें कि आपको पता होगा काउच पे लिटा देते हैं और पेशेंट को बोलते हैं कि जो भी आपके मन में आ रहा है वो बताइए, और फिर उसको साइकोएनालिस्ट जो है, साइकोलॉजिस्ट जो है, एनालाइज करते हैं कि भला आपने ऐसा बिहेवियर क्यों किया, आपने पास्ट में ऐसा क्यों किया, कौन सी एक्टिविटी थी पास्ट की जो कि आपको ऐसे बिहेव करने पे मजबूर कर रही थी।
उन्होंने इड ईगो सुपर ईगो का कॉन्सेप्ट भी दिया। इड क्या है? डीपेस्ट एंड प्रिमिटिव पार्ट ऑफ पर्सनैलिटी, इट फॉलोज नो रूल्स, कंसिडर्स ओनली सेटिस्फैक्शन, नीड्स एंड डिजायर। जैसे एक छोटा बच्चा होता है ना कि उसको चाहिए तो वो छीन लेता है, ठीक वैसे ही मतलब कि प्रिमिटिव पार्ट ऑफ पर्सनैलिटी है, जो चाहिए बस चाहिए। और ईगो जो होता है वो इंटरमीडिएरी बिटवीन इंस्टिक्चुअल डिमांड्स एंड एथिकल मोरल डिमांड्स। ईगो जो होता है वो मास्टर होता है। ओके, ये ऐसे नहीं लो, अब दुकान में कोई चीज़ अच्छी लगी तो हम उसको छीन नहीं लेते हैं, बल्कि उसे पैसे दे करके लेते हैं। तो इसी तरह हमें जो चीज़ चाहिए कैसे लेनी है सोसाइटी के अनुसार, उसी को ईगो जो है मास्टर माइंड होता है। सुपर ईगो हो गया आइडियलिस्टिक, परफेक्शन एंड नॉट प्लेजर। अब जो कोई पढ़ाई कर रहा है तो उसको कोई ज़रूरत नहीं है, कोई बोल नहीं रहा है, फिर भी अगर वो पढ़ रहा है तो ये हो गया सेटिस्फैक्शन उसको मिल रहा है, परफेक्शन अपने स्किल को और निखारने के लिए कर रहा है। ओके, तो ये सुपर ईगो हो गया। सेक्स को उन्होंने फंडामेंटल मोटिव ऑफ लाइफ बताया और बहुत सारे उन्होंने थ्योरीज दिए, स्टेजेस ऑफ पर्सनैलिटी में दिए कि कौन कौन से स्टेजेस होते हैं, जैसे कि एनल हुआ, ओरल एनल जो भी है वो हमने दूसरे इसमें कवर किया है। बहुत सारे स्टेजेस दिए, बहुत ही वास्ट स्कूल ऑफ साइकोलॉजी है साइको एनालिसिस। अब ह्यूमनिस्टिक पर्सपेक्टिव में आ जाइए, जो कार्ल रॉजर्स, अब्राहम मैस्लो और एल्पॉट ने दिया। दे एम्फेसाइज द फ्री विल ऑफ ह्यूमन beings and their natural striving to grow and unfold their inner potential. Behavior is determined by environmental conditions, more value to one human being capable to achieve goals. इन्होंने इंसान को सबसे इम्पोर्टेंट और सबसे मजबूत जो है वो क्रीचर माना है, और उन्होंने कहा कि ह्यूमन बींग्स के पास वो सब असीम जो है काबिलियत है, वो सारी क्या बोलते हैं पोटेंशियलिटी है कि वो अपने बिहेवियर को गाइड कर सके, अपने बिहेवियर को चेंज कर सके और अपने पोटेंशियल को अनफोल्ड कर सके, ग्रो कर सके। और उन्होंने मोरल वैल्यू जो है वो ह्यूमन बींग्स पे दिया है, और उन्होंने कहा कि इंसान जो है कुछ भी अचीव कर सकता है अगर वो अपने पोटेंशियलिटी को पूरा यूज करे तो। ओके, तो काफी अच्छा लग रहा है सुनने में, और ये ऐसी सच्चाई भी है। ओके, तो अब आ जाइए कंस्ट्रक्टिविज्म पे, जो कि मॉडर्न कॉग्निटिव साइकोलॉजी है। ये तो हम पुराने समय से पढ़ रहे हैं। मॉडर्न में क्या बोलता है कि ह्यूमन बींग्स हैव एक्टिवली कंस्ट्रक्टिंग minds through their exploration into the physical and social world. अब ह्यूमन बींग्स जो होते हैं वो लगातार अपने माइंड को कंस्ट्रक्ट करते रहते हैं। कैसे करते हैं? एक्सप्लोर करते हैं फिजिकल और सोशल वर्ल्ड में। अब इसमें पियाजे का वर्क है, जिन्होंने चिल्ड्रन एक्टिवली कंस्ट्रक्ट देयर ओन माइंड्स। उन्होंने प्ले थेरेपी, बहुत सारे प्ले स्टेजेस को बताया पियाजे ने, और उन्होंने कहा कि कैसे प्ले एक्टिविटीज़ के द्वारा चिल्ड्रन जो है वो अपने माइंड को कंस्ट्रक्ट करते हैं। उसके बाद वायोट्स्की है, उन्होंने कहा कि माइंड इज अ जॉइंट कल्चरल कंस्ट्रक्शन एंड इमर्जेस एज अ रिजल्ट ऑफ इंटरेक्शन बिटवीन चिल्ड्रन एंड एडल्ट्स। उन्होंने कहा कि जो जैसे कहते हैं ना कि बच्चे दादी नानी और सोशल लोगों से इंटरैक्ट करके उनकी माइंड बनती है, और वो अपने इन्वायरमेंट में देखते हैं पेरेंट रिलेशनशिप, क्वालिटी टाइम जो है वो बच्चों के साथ कैसे स्पेंड होता है। तो इस तरह कंस्ट्रक्टिविज्म तो इसमें यही है कि मॉडर्न कॉग्निटिव साइकोलॉजी यही बात बोलती है। इन्होंने इंट्रोस्पेक्शन पे बहुत ये दिया कि डिस्क्राइब ओन मेंटल प्रोसेसेस ऑन ओन स्टार्टेड विद विलियम वुंड ने कहा था कि इंट्रोस्पेक्शन हुआ कि हम अपना खुद सोचते हैं कि हम सही कर रहे हैं कि गलत कर रहे हैं, अपने बारे में इंट्रोस्पेक्ट करके बताते हैं। तो लोग कहते हैं, इसकी क्रिटिसिज्म यही है कि ये लेस साइंटिफिक है और हम क्या सोच रहे हैं वो सही चीज़ नहीं बता पाएंगे, हो सकता है वो ना बता पाए, कुछ अपने बारे में अच्छा बोलें, हम क्या सोच रहे हैं। ओके, तो इस तरीके से ये लेस साइंटिफिक है, और रिपोर्ट शुड नॉट बी वेरीफाई नहीं कर सकते। आप क्या सोच रहे हैं, हम दूसरे क्या कर सकते हैं, कोई वेरीफाई तो कर नहीं सकता है। लेकिन ये बोलते हैं कि स्टडीड बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ माइंड को पढ़ने के लिए बहुत हम यूज भी
करते हैं। तो ये छोटा सा नोट्स था मेरा, और इसको हम आगे आगे बढ़ाएंगे। आप इसको देख करके और थोड़ा थोड़ा पढ़ते रहिए। तो इस तरह रिवाइज करने से आपके दिमाग में अच्छे से सेट बन जाएगा और आप अच्छे से याद कर पाएंगे। थैंक यू।